जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, टॉपिक है संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। हम लोग इस चैनल पर जेपीएससी, जेएसएससी, जेटीएट, एसआई और झारखंड में होने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। संपूर्ण अध्ययन के क्रम में हम लोग प्राचीन झारखंड का इतिहास देख रहे हैं और आज हमारा सेशन है झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश में आज हम लोग देखने वाले हैं छोटा नागपुर, खासकर नागवंश। ये नागवंश की शुरुआत कब हुई और इसमें कौन कौन महाशासक हुए, ये हम लोग देखने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा हुआ है, सोचा, खोदा, पाला, भोरा। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक शॉर्ट ट्रिक है। हमारी जो राजधानी नागवंश में चेंज हुई थी तो कब कब कहाँ कहाँ हुई थी, इसका सीक्वेंस का ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अब आपको हम एक बार ओवरव्यू देना चाहते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर किए हैं। हम लोग प्राचीन झारखंड की जब बात करेंगे, हम लोग झारखंड का नामकरण देखे हैं। ठीक है, झारखंड का नामकरण देखिए कि किन किन काल में इसे किस किस नाम से पुकारा गया। इसके बाद हम लोग प्रागैतिहासिक काल में झारखंड की स्थिति देखे, आध ऐतिहासिक काल में झारखंड की स्थिति देखे, झारखंड में जनजातियों का प्रवेश कब कब और कैसे हुआ ये देखे। इसके बाद हम लोग प्राचीन काल देखें। ठीक है, ये सारा टॉपिक हम लोग कवर किए 1 से लेके 8 में। ठीक है, 1 से लेके 8 चैप्टर में। पहला सेशन से लेके 8वां सेशन में हम लोग इस चीज़ को कवर किए। अब 9वां सेशन में हम लोग पढ़े झारखंड का मुंडा राज, ये हम लोग पढ़े हैं 9th सेशन में। ठीक है, झारखंड का मुंडा राज। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश क्या है। जब भी हम झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश की बात करते हैं तो क्षेत्रीय राजवंश की शुरुआत की गई थी मुंडा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी? मुंडा जनजाति के द्वारा। ठीक है, झारखंड में क्षेत्रीय राज की शुरुआत हुई थी मुंडा जनजाति के द्वारा, यानी झारखंड में सबसे पहले मुंडा राज हुआ था। और ये हम लोग सेशन 9 में देख लिए हैं कि मुंडा राज कैसे कैसे कब कब क्या क्या हुआ। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं छोटा नागपुर खासकर नागवंश। ठीक है, छोटा नागपुर खासकर नागवंश कब शुरू हुआ और कितने समय तक चला, कौन कौन महान शासक हुए, उन्होंने क्या कार्य किए, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद हम पलामू राज चला हुआ और सिंहभूम में सिंह वंश चला। ठीक है, इसके बाद पलामू में रक्सेल वंश और सिंहभूम में सिंह वंश चला। पलामू में रक्सेल वंश के बाद पलामू में चेरो वंश चला। ठीक है, मानभूम में मानवंश। और ये छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ पे शासन किए हैं कुछ छोटे छोटे शासक, तो ये सब हम लोग आगे जाके देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर खासकर नागवंश। जब भी हम नागवंश की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो अलग अलग मतभेद हैं। ठीक है, जे रीट जी का कहना है कि झारखंड में छोटा नागपुर खास में नागवंश की शुरुआत हुई है 10वीं सदी में, और ये किन का कहना है? जे रीट का कहना है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते, हम लोग मानते हैं कि नागवंश की शुरुआत हुई है 1ली सदी में। कब हुई है? 1ली सदी में, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जब से हम लोग इंग्लिश कैलेंडर की शुरुआत मानते हैं तो ये 1ली सदी में हम लोग मानते हैं कि नागवंश की शुरुआत हुई थी। एग्जैक्ट डेट हम लोग कहेंगे तो ये 64 माना जाता है। ठीक है, 64वीं ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, 64 और 84 में एक मतभेद होता है कि कब है, लेकिन नागवंशावली देखेंगे तो आप उसमें नागवंशावली में 64वीं ईस्वी माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग 64 लेकर चलते हैं। ठीक है, और सदी वाइज कहेंगे तो 1ली सदी। ठीक है, और ईस्वी वाइज 64 ईस्वी में। ठीक है, और इसके संस्थापक की बात करेंगे कि संस्थापक कौन है, तो इनके संस्थापक है फनी मुकुट राय। कौन है? फनी मुकुट राय है। फनी मुकुट राय कौन है? जो नागवंश की स्थापना की है, फनी मुकुट राय, ये कौन है, कहाँ से आए, उन्होंने कैसे नागवंश की स्थापना की, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फनी मुकुट राय कौन है, कहाँ से आए। ठीक है, तो हम चलते हैं नागवंश में। नागवंश के एक वंशज हैं पुंडरीक नाग। नागवंश के वंशज है पुंडरीक नाग। कहा जाता है कि ये कलयुग प्रारंभ होने के 3044वें वर्ष में बनारस आए। ठीक है, नागवंश के एक वंशज है पुंडरीक नाग और माना जाता है कि कलयुग प्रारंभ होने के 3044वें वर्ष में वे बनारस आए। बनारस में वो जिस ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनकी पुत्री पार्वती, इससे उन्होंने प्रेम विवाह किया। क्या किया? प्रेम विवाह किया। ठीक है, इसके बाद ये तीर्थ यात्रा पे निकले पुरी के लिए। ठीक है, कहाँ के लिए निकले? पुरी के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एक बच्चा को जन्म दिया, और कहाँ पे? तो ये सुत्याम्बे में दिया। ठीक है, इस टाइम झारखंड में कौन सा राज चल रहा था? मुंडा राज चल रहा था। ठीक है, मुंडा राज चल रहा था और इनकी राजधानी सुत्याम्बे थी। सुत्याम्बे में उन्होंने एक बच्चा को जन्म दिया। तो जब बच्चा को जन्म दिया उसके बाद इनका स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब ये बच्चा अकेला रह गया। तो इस बच्चे को किसने पाला? तो मुंडा राज का जो अंतिम राजा था मदरा मुंडा,
उन्होंने इस बच्चे को पाला, ठीक है, उन्होंने इस बच्चे को पाला, ठीक है, वो इस बच्चे को पालते हैं। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आपको पता है कि मुंडा राज जो था वो गणतात्मक शासन प्रणाली थी, ठीक है, इसमें राजा जो थे वो चुने जाते थे, ठीक है। तो सबकी सहमति से यहाँ पे एक राजा चुना गया इस बच्चे को, और इस बच्चे का नाम रखा गया फनी मुकुट राय। इस बच्चे का नाम था फनी मुकुट राय, इस बच्चे का नाम था फनी मुकुट राय, और सबकी सहमति से इसे राजा चुना गया। और इन्होंने नागवंश की स्थापना की, इन्होंने जिस डायनेस्टी की शुरुआत की वह नागवंश कहलाता है, ठीक है। तो हम अब आपसे हम पूछे कि नागवंश की शुरुआत किसने की? फनी मुकुट राय। ये कौन थे, कहाँ से आए थे? तो ये आपको पता चल गया है, ठीक है। इनका पिता का नाम क्या है? पुंडरीक नाग है, जो बनारस आए थे कलयुग प्रारंभ होने के 3044वें वर्ष में, और उन्होंने पार्वती से ये विवाह किया था, प्रेम विवाह किया था, ठीक है। और वे जब झारखंड से होते हुए पुरी जा रहे थे तो उन्होंने सुत्यामे में बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे को मुंडा राज के अंतिम राजा मदरा मुंडा ने पाला। उस बच्चे का नाम रखा गया था फनी मुकुट राय, और मदरा मुंडा ने गणतात्मक शासन प्रणाली होने की वजह से सबकी सहमति से उसे राजा चुना, और ये जब राजा बने तो उन्होंने नागवंश की प्रारंभ की, छोटा नागपुर खास में नागवंश की प्रारंभ की है, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि फनी मुकुट राय के पिता कौन थे, आप आराम से बता देंगे पुंडरीक नाग। माता कौन थी? पार्वती थी, ठीक है। इनका जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र क्या क्या था? तो इस क्षेत्र में इनका 66 परगना था, ठीक है, जिसमें से 22 परगना घटवारी में था, 8 खुखरागढ़ में था, 18 दोईसागढ़ में था, और 8 जर्चीगढ़ में था, ठीक है। और क्षेत्र की बात करेंगे को कौन कौन सा क्षेत्र कवर करता था छोटा नागपुर? तो उस टाइम छोटा नागपुर कवर करता था बताजाम, बादाम, रामगढ़, गोला, चंगुरिया, पलानी, टोरी, मानकेरी, बरवा इत्यादि, ठीक है। उस टाइम जब फनी मुकुट राय का शासन था तब छोटा नागपुर कौन कौन सा क्षेत्र था? बताहजाम, बादम, रामगढ़, गोला, चंगुरिया, पलानी, टोरी, मानकेरी, बरवा इत्यादि, ठीक है। और इसकी परिसीमा की बात करेंगे तो इसके पूर्व में पंचेत था, ठीक है, पूर्व में क्या था? पंचेत था, और दक्षिण में था क्योंझर, ठीक है। इधर तो आपको पता है टोरी का एरिया था, ठीक है, ऊपर में टोरी का एरिया था। तो इन्होंने क्या किया था? जो पंचेत है, पंचेत का राजघराना में ये विवाह किए। फनी मुकुट राय क्या किए? पंचेत के राजघराना में विवाह किए, और इनकी मदद से क्योंझर के जो राजा थे उनको पराजित किया। पंचेत में वो विवाह करते हैं, ठीक है, पंचेत के राजघराने में विवाह करते हैं, और पंचेत के राजा की मदद से वे क्योंझर को पराजित करते हैं, और इस एरिया को भी वो अपनी क्षेत्र में मिला लेते हैं, ठीक है। और इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी सुत्याम्बे में। सुत्याम्बे में उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। सुत्याम्बे में इन्होंने क्या किया था? सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा उन्होंने एक और ठाकुर बाड़ी का निर्माण करवाया था। किसका? ठाकुर बाड़ी, ठीक है, ठाकुर बाड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है, ठाकुर बाड़ी का निर्माण करवाया था उन्होंने। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी सुत्याम्बे, और उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? सुत्याम्बे में। इसके साथ साथ उन्होंने ठाकुर बाड़ी का निर्माण करवाया था। ठाकुर बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था फनी मुकुट राय ने, ठीक है। और इस जो मंदिर ठाकुर बाड़ी है, इसके प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी? जगन्नाथपुर के पंडा किए थे, ठीक है, जगन्नाथपुर के पंडा किए थे, ठीक है। आपसे पूछे ठाकुर बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो फनी मुकुट राय ने करवाया था। और ठाकुर बाड़ी का प्राण प्रतिष्ठा किसने किया था? तो जगन्नाथपुर के पंडा ने किया था। और इस पंडा को प्राण प्रतिष्ठा करने के क्रम में इन्हें दक्षिणा के रूप में सोरंडा और महुआ गांवा, ठीक है, सोरंडा एंड महुआ गांवा, ये 2 गांव दिया गया था, ठीक है। कौन कौन सा गांव दिया गया था? सोरंडा और महू गांवा, ठीक है, महू गांवा, ठीक है। फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? सुत्याम्बे थी। उन्होंने सुत्याम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, साथ ही साथ ठाकुर बाड़ी का निर्माण करवाया। ठाकुर बाड़ी का प्राण प्रतिष्ठा जगन्नाथपुर के एक पंडा ने किया, और उस पंडा को दक्षिणा के रूप में सोरंडा एवं महू गांवा, ये 2 गांव दिया गया, ठीक है। फनी मुकुट राय जो थे वो अपने राज्य में गैर आदिवासी को बसाए थे। उन्होंने क्या किया था? अपने राज्य में गैर आदिवासी को बसाए थे। और साथ ही साथ जब इनका राज्य चल रहा था, ठीक है, जब इनका शासन आया था पहला सदी, उस टाइम पे यहाँ पे कुछ और भी जाति हैं जो प्रवेश कर चुके थे, जैसे कि राजपूत, ठीक है, राजपूत, ब्राह्मण,
ठीक है। कुर्मी, डोम, डोम के साथ चमार, कोयरी, नाई, धोबी, तेली, तेली, केवट और दुसाध। ये जो जनजाति है ये जब फनी मुकुट राय का शासन चल रहा था तब तक झारखंड में प्रवेश कर चुके थे। कौन कौन? राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी, डोम, चमार, कोयरी, नाय, धोबी, तेली, केवट एंड दुसाध। ठीक है, दुसाध। ठीक है, ये जनजातियां जो हैं ये झारखंड में प्रवेश कर चुके थे। ठीक है, ये सब झारखंड में प्रवेश कर चुके थे। ठीक है, और इन्होंने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को बसाया था। और ये बात करेंगे पांडे भौराय श्रीवास्तव के, तो ये कौन थे? तो ये फनी मुकुट राय के दीवान थे। फनी मुकुट राय के दीवान कौन थे? पांडे भौराय श्रीवास्तव। और ये कौन से जाति के थे? तो ये थे कायस्थ जाति के। ठीक है, पांडे भौराय श्रीवास्तव जो कायस्थ जाति के थे उसे उन्होंने अपना दीवान बनाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे फनी मुकुट राय का दीवान कौन थे तो पांडे भौराय श्रीवास्तव थे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके टॉपिक में कि इसकी राजधानी कहाँ कहाँ कब कब हुई। ठीक है, राजधानी की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग टॉपिक के लिए हम लोग शॉर्टकट रखे हैं सोचा, खोदा, पाला, भोरा। ठीक है, जब भी हम बोलेंगे कि राजधानी नागवंश में कौन कौन सी राजधानी रही है और इसका जो राजधानी जो स्थानांतरण हुआ है तो कब कब कहाँ से कैसे हुआ है, तो इसका हम लोग शॉर्टकट रखे हैं सोचा, खोदा, पाला, भौरा। अब ये क्या है? स से सुत्याम्बे, स से सुत्याम्बे। ठीक है, च से चुटिया, ख से खुखरा, द से दोइसा, प से पालकोट, भो से पालकोट भोरा, फिर र से रातू, ऐसे कहते हैं रातूगढ़। ठीक है, ये 7 प्लेस है जहाँ नागवंश की राजधानी जगह समय समय पे चेंज होती रही है। सबसे पहले राजधानी थी सुत्याम्बे और सबसे अंतिम राजधानी थी रातूगढ़। एग्जाम में आपसे पूछता है कि सबसे पहले झारखंड में नागवंश की राजधानी कहाँ थी, तो वो सुत्याम्बे में थी। झारखंड की अंतिम राजधानी कहाँ थी, तो वो थी रातूगढ़। ठीक है, कभी कभी इसका क्रम पूछ देता है कि सही क्रम क्या है, तो सबसे इस सही क्रम याद करने के लिए ये शॉर्टकट है। ठीक है, सबसे पहले सुत्याम्बे में राजधानी थी, फिर सुत्याम्बे में राजधानी किसने बनाया था? फनी मुकुट राय ने बनाया था। इसके बाद चुटिया राजधानी किसने लिया था? तो चौथे नागवंश के राजा थे प्रताप राय। ठीक है, ये चौथे राजा थे प्रताप राय, उन्होंने चुटिया में ले गया था। चुटिया एक स्वर्णरेखा नदी के किनारे एक जगह है। इसके बाद खुखरा हुआ, खुखरा में किसने ले गया? तो इसमें भीमकर्ण ले गए। ठीक है, खुखरा में कौन ले गए? भीमकर्ण ले गए। फिर दोयसा हुआ, दोयसा में कौन लाए? तो दोयसा में दुर्जन साल लाए। ठीक है, दोयसा में कौन लाए? दुर्जन साल लाए। फिर पालकोट हो गया, पालकोट में यदुनाथ साल लाए। पालकोट में कौन लाए? यदुनाथ साल लाए। और जगन्नाथ सहदेव थे, उन्होंने यहाँ पे पालकोट भोरों में लाया। ठीक है, पालकोट भोरों में कौन लाया? जगन्नाथ सहदेव लाए। और रातू में किसने लाया? तो प्रताप उदयनाथ सहदेव, प्रताप उदयनाथ सहदेव ने रातू में राजधानी बनाई थी। ठीक है, ये क्रम है, ये क्रम आपको याद रखना है। कहीं कहीं में मिलता है कि एनी शाह ने सतरंजी में राजधानी बनाई। कहाँ बनाई? सतरंजी में राजधानी बनाई, ऐसा कहीं कहीं पे मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि दोयसा के बाद सतरंजी राजधानी थी, उसके बाद पालकोट था। लेकिन मोस्टली बुक में आप ये 7 प्लेस का ही नाम देखेंगे, इसलिए 7 को हम क्रम में लिखे। लेकिन आप याद रखिए कि सतरंजी में राजधानी किसने बनाई थी? एनी शाह ने बनाई थी। और अगर आप इसे क्रम में लाना चाहेंगे तो आप इसे दोयसा के बाद ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, दोयसा के बाद सतरंजी थी, लेकिन आपको ये लाना नहीं है। एग्जाम में आपको ये 7 का ही क्रम लिखना है। ठीक है,
और कौन कौन लाए थे ये हम आपको बता दिए हैं। इसे हम आगे जाके जब हम नागवंश के शासक पढ़ेंगे तो हम आपको इसको फिर से डिटेल से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं नागवंश के शासक कौन कौन रहे हैं और कब कब रहे हैं। तो सबसे पहले हम फनी मुकुट राय की बात करेंगे, जिसका हम लोग डिटेल से डिस्कशन किए हैं। ये कब शासक बने थे, तो ये 64 में बने थे। कब बने थे, 64 में बने थे। नाग वंशावली की जब बात करेंगे तो नाग वंशावली के अनुसार ये जो है 64 में नागवंश की शुरुआत किए थे और 64 में ये गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, और इन्होंने राजधानी बनाया था सुत्याम्बे को। क्या कहाँ बनाया था, सुत्याम्बे को बनाया था। और फनी मुकुट राय किसके समकालीन थे, कौन महान शासक थे जिसके समकालीन थे, तो ये कनिष्क के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। इसके बाद बहुत से राजा हुए और 3 राजा हुए, तो उनका हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं राजाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। एग्जाम में जो पूछा जाएगा जिसके चांसेस है वही पढ़ते हैं, जो नहीं पूछने का चांस है उसे हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तब हम आ जाते हैं चौथे राजा पे। चौथे राजा थे प्रताप राय। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सुत्याम्बे से चुटिया में राजधानी को ट्रांसफर किया। पहले राजधानी थी सुत्याम्बे और उसके बाद चुटिया लाए। तो चुटिया कौन लाए, प्रताप राय लाए। ठीक है, और ये किसके समकालीन थे, तो ये समुद्रगुप्त के समकालीन थे। एग्जाम में पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंश के कौन शासक थे, तो वो थे प्रताप राय। ठीक है, ये प्रताप राय को आपको चेरो वंश से नहीं कंफ्यूज होना है। चेरो वंश में जो प्रताप राय है वो अलग है, ये प्रताप राय अलग है। ठीक है, ये प्रताप राय जो नागवंश के शासक है ये चौथे हैं नंबर पे है और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी चुटिया में और ये समुद्रगुप्त के समकालीन थे। उसके बाद आते हैं मुकुंद राय। मुकुंद राय की बात करेंगे तो मुकुंद राय जो है वो किसके समकालीन थे, वे समकालीन थे शशांक एवं हर्षवर्धन के। किसके समकालीन थे, शशांक एवं हर्षवर्धन के। ठीक है, शशांक एवं हर्षवर्धन के समकालीन नागवंश के कौन शासक थे, तो बताइए कौन थे। हाँ, मुकुंद राय थे। ठीक है, कौन थे, मुकुंद राय थे। शशांक एवं हर्षवर्धन के समकालीन थे मुकुंद राय। समुद्रगुप्त के समकालीन थे प्रताप राय और कनिष्क के समकालीन थे फनी मुकुट राय। सुत्यामे में राजधानी किसने बनाई थी, फनी मुकुट राय ने। चुटिया में राजधानी किसने बनाई थी, प्रताप राय ने। ठीक है, अब हम आते हैं कंचन राय। कंचन राय की बात करेंगे तो इनके टाइम पीरियड में, कंचन राय है, इनके टाइम पीरियड में 13 वर्ष का अकाल पड़ा था। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में 13 वर्ष का अकाल पड़ा था। ये जो कंचन राय है जिनके काल में 13 वर्ष का अकाल पड़ा था, इस टाइम का एक दंत कथा है। ये दंत कथा सुनते हैं क्योंकि इसके पीछे एक जरूरी इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है। ठीक है, दंत कथा ऐसा है कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। ठीक है, ये 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। उस टाइम स्थिति ऐसी हो गई थी, इतनी भयंकर हो गई थी कि खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। कपड़े भी तार तार हो चुके थे। शादी विवाह तो बंद हो ही गए थे और हजारों हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना हुआ है तो कोरोना में कितने लोग मारे गए, उसी तरह जब अकाल पड़ा था तो उस टाइम में बहुत लोग मारे गए। ठीक है, खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। 13वां वर्ष में पानी बरसा और फिर जाके स्थिति में सुधार आई। तो जब ये खाने के लिए दाना भी नहीं था तो ये लोग क्या खाते थे, तो उस टाइम ये लोगों ने शिकार किया। क्या किया, शिकार किए। ठीक है, और इस शिकार में स्त्रियों का भागीदारी महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, जब ये शिकार करते थे जंगल में जाके तो स्त्रियों का भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो जब ये 13वें वर्ष में स्थिति सुधार आ गई, सब चीज़ ठीक हो गया, तो जो राजा थे वे राजा ने स्त्रियों को शिकार करने में मदद करने के लिए विशेष धन्यवाद दिए। ठीक है, जो राजा थे वे स्त्रियों को शिकार करने में मदद करने के लिए विशेष धन्यवाद दिए और जनी जनी शिकार इस प्रथा का प्रारंभ किया। ठीक है, जनी शिकार का प्रारंभ किया। और ये राजा कौन थे, तो उरांव जनजाति का मानना है कि ये राजा थे हरिश्चंद्र राय। हरिश्चंद्र राय, ठीक है, हरिश्चंद्र राय ये जो थे इन्होंने जनी शिकार का प्रारंभ किया था। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जनी शिकार का प्रारंभ किसने किया था, तो जनी शिकार का प्रारंभ किया था हरिश्चंद्र राय ने। और ये किनका कहना है, उरांव जनजाति का कहना है। ठीक है, और अब हम आते हैं कंचन राय के बाद गजघंट राय में। तो ये इन्होंने क्या काम किया था, ये इनके बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि इन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर कहाँ है, ये मंदिर है गुमला में। आपसे पूछे महामाया मंदिर कहाँ है, गुमला में है। और इसका निर्माण कब हुआ था, 908 ईस्वी में। 908 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ये पूर्व मध्यकाल में हुआ था।
पूर्व मध्य काल में हुआ था। ठीक है, कभी कभी आपसे एग्जाम में काल पूछ देता है कि महामाया मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, उत्तर पूर्व काल में, पूर्व मध्य काल में। ठीक है, तो ये पूर्व मध्य काल में हुआ था। कब हुआ था? पूर्व मध्य काल में हुआ था। और आपसे ईस्वी पूछे तो 908 ईस्वी में हुआ था। और किसने करवाया था? गजघंट राय ने करवाया था। और इस मंदिर के जो प्रथम पुरोहित थे वे थे हरिनाथ। ठीक है, महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन थे? हरिनाथ थे। और ये एक मराठा ब्राह्मण थे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि महामाया मंदिर के प्रथम पुरोहित कौन थे, तो वे थे हरिनाथ। और ये कौन थे? तो ये मराठा ब्राह्मण थे। ठीक है, अब हम आते हैं भीमकर्ण पे। भीमकर्ण एक बहुत प्रतापी राजा थे। ठीक है, बहुत प्रतापी राजा थे। इनका शासनकाल आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए 1098 से 1132 है। ठीक है, आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। ये जो भीमकर्ण है ये पहले नागवंशी शासक है जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। ठीक है, भीमकर्ण पहले नागवंशी शासक है जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। दूसरा पॉइंट हो जाता है बरवा का लड़ाई। ये लड़ाई क्या था? सरगुजा। सरगुजा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सरगुजा के रक्सेल ने 12,000 घुड़सवार और एक बड़ी विशाल सेना के साथ छोटा नागपुर में आक्रमण किया। भीमकर्ण बहुत प्रतापी राजा थे। उन्होंने रक्सेलों को सरगुजा की ओर, पीछे की ओर ढकेल दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? इस लड़ाई में वे बड़वा और टोरी, ये दो साम्राज्य पे अपना विजय हासिल किए और ये दो साम्राज्य को अपने हिस्से में मिला लिए। ठीक है, तो ये बरवा का लड़ाई क्या है कि सरगुजा के रक्सेलों ने 12,000 घुड़सवार और एक बड़ी विशाल सेना के साथ छोटा नागपुर में आक्रमण किया और भीमकर्ण उस रक्सेलों को सरगुजा की ओर पीछे ढकेल दिए और बड़वा और टोरी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके साथ उन्होंने क्या किया? रक्सेलों से एक वासुदेव की मूर्ति, रक्सेल से वासुदेव की मूर्ति को लूटा। ठीक है, वासुदेव की मूर्ति को लूटा। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है, वासुदेव की मूर्ति को लूटा। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट कौन कौन सा हुआ? पहला कि उन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। दूसरा कि वे बरवा का लड़ाई में सरगुजा के जो रक्सेल थे, जो 12,000 घुड़सवार और बड़ी विशाल सेना के साथ छोटा नागपुर में आक्रमण किया था, उन्हें वे पीछे ढकेल दिए और बरवा और टोरी में को अपने साम्राज्य में मिला लिए और रक्सेलों से उन्होंने वासुदेव की मूर्ति को लूटा। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि वे राजधानी का ट्रांसफ़र किए। ठीक है, पहले राजधानी कहाँ थी? चुटिया। अब वे राजधानी को ले आए खुखड़ा। और कब लाए? 1122 ईस्वी में। कब लाए? 1122 ईस्वी में। ठीक है, चुटिया से खुखरा राजधानी किसने लाया? भीमकर्ण ने लाया। और कब लाया? 1122 ईस्वी में। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि उन्होंने भीम सागर का निर्माण करवाया। ठीक है, पहला पॉइंट था कि उन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। दूसरा पॉइंट था कि उन्होंने बरवा की लड़ाई में विजय प्राप्त की और सरगुजा के रक्सेलों को पीछे की ओर ढकेला। तीसरा पॉइंट था कि उन्होंने वासुदेव की मूर्ति को रक्सेलों से लूटा। चौथा पॉइंट है कि उन्होंने ट्रांसफ़र किया अपनी राजधानी चुटिया से खुखड़ा। और पांचवा पॉइंट है कि उन्होंने भीम सागर का निर्माण करवाया। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भीमकर्ण के लिए। अब हम आ जाते हैं हरिकन की बात करेंगे। तो हरिकन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हरिकन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये इल्तुतमिश एवं बलबन के समकालीन थे। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इल्तुतमिश एवं बलबन के समकालीन नागवंश के शासक कौन थे? तो वे थे हरिकन। ठीक है, आपसे एक बार फिर से हम बात करते हैं इस मैटर में। इल्तुतमिश एवं बलबन के समकालीन नागवंश के शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हरिकन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम शिवदासकन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने हापा मोनी मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, ये जो हापा मोनी मंदिर है इसका निर्माण उन्होंने कहाँ पे करवाया? गुमला में। ठीक है, गुमला में हापा मोनी मंदिर, गुमला में हापा मोनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शिवदासकन ने। और ये मंदिर कहाँ पे है? घाघरा में है। ठीक है, और ये कब बनाया गया? 1401 ईस्वी में।
कब? 1401 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, ये किसका मंदिर है? तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है, और इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? तो इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किए सियानाथ देव। सियानाथ देव। ठीक है, ये सियानाथ देव जो है ये भी एक मराठा ब्राह्मण ही थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि शिवदासकन गुमला की घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया 1401 ईस्वी में, और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की और प्राण प्रतिष्ठा का काम किए थे सियानाथ देव, और ये एक मराठा ब्राह्मण थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शिवदासकन के बाद लोधी वंश। लोधी वंश के समकालीन राजा कौन कौन थे? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लोधी वंश के समकालीन थे आपके प्रतापकन, छत्रकन एवं विराटकन। लोधी वंश के समकालीन कौन थे? प्रतापकन, छत्रकन एवं विराटकन। अभी तक हम लोग कौन कौन से राजा का नाम देखिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं शॉर्टकट में। फनी मुकुट राय जो गद्दी पर बैठे थे 64 ईस्वी में नागवंशावली के अनुसार, उनकी राजधानी थी सुत्याम्बे, वे कनिष्क के समकालीन थे। प्रताप राय जो चौथे राजा थे, ये अपनी राजधानी सुत्याम्बे से चुटिया ले आते हैं और ये समुद्रगुप्त के समकालीन थे। मुकुंद राय ये शशांक एवं हर्षवर्धन के समकालीन थे। शशांक एवं हर्षवर्धन के समकालीन थे। कंचन राय के समय में 13 वर्ष का अकाल पड़ा था। और गजघंट राय है जो है, उन्होंने 908 ईस्वी में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था गुमला में। भीमगढ़ की बात करेंगे, बहुत प्रतापी राजा है जिसके बारे में 5 पॉइंट बताए हैं आपको, ये 5 पॉइंट याद रखना है। और इन्होंने राजधानी बनाई थी खुखरा में। इसके बाद हरिकन थे। हरिकन किसके समकालीन थे? तो इल्तुतमिश एवं बलबन के समकालीन थे। शिवदासकन की बात करेंगे, हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया कहाँ पे? गुमला में। इसका डिटेल डिस्कशन हो गया है। अब प्रतापकन, छत्रकन, विराटकन ये कौन थे? तो ये लोधी वंश के समकालीन थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैरीसाल। वैरीसाल की बात करेंगे तो वैरीसाल को हीरा मिला था। कहाँ से मिला था? कोयल नदी से। कोयल नदी से वैरीसाल को हीरा मिला था। और जब इन्हें हीरा मिला तो इसकी चर्चा सब तरफ हुई, और जो मुस्लिम शासक थे उन्हें ये जानकारी मिल गई कि कोकरा में कोयल नदी के किनारे से हीरा मिलता है। ठीक है, और इनके समकालीन शासक थे शेरशाह एंड हुमायूं। ठीक है, इनके समकालीन शासक थे शेरशाह और हुमायूं। वैरीसाला के पुत्र थे दुर्जन साल। दुर्जन साल किसके पुत्र थे? वैरीसाल के पुत्र थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इनके समकालीन थे अकबर और जहांगीर। अकबर एवं जहांगीर। जहांगीर के समय में क्या हुआ? जहांगीर के समय में उन्होंने इब्राहिम खान को भेजा कि वे जाके नागवंशी शासक को अपने अधीन ले आए। तो दुर्जन साल उनके अधीन आने से मना कर दिए, इसलिए दुर्जन साल को 11 वर्ष के लिए बंदी बना दिया गया। ठीक है, 11 वर्ष के लिए बंदी बना दिया गया और इन्हें ग्वालियर फोर्ट में भेजा गया, ग्वालियर जेल में भेजा गया। ठीक है, चूंकि इन्हें हीरे की परख थी। ठीक है, इन्हें हीरे की परख थी। ठीक है, ये हीरे को परख सकते थे, इसलिए इस चीज़ से खुश होकर फिर इसे बंदी से मुक्त किया गया। और इन्होंने दुर्जन साल अपने मित्रों के साथ वहाँ से मुक्त हुए, और उसके बाद वे जब वापस आए तो उन्होंने राजधानी को बदल दिया। अब राजधानी को ले आए दोईसा। कहाँ ले आए? दोईसा। ये दोसा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 100 वर्षों तक ये राजधानी बनी रही। ठीक है, नागवंश के लिए 100 वर्षों तक ये दोसा राजधानी बनी रही। और दोसा में उन्होंने क्या किया? दोसा में उन्होंने एक नवरत्न गढ़ बनवाया। नवरत्न गढ़ बनवाया। ठीक है, ये 5 मंजिला महल था। ठीक है, 5 मंजिला महल था, और इसमें उन्होंने एक झरोका दर्शन बनवाया। क्या बनवाया? झरोका दर्शन। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद हम आते हैं रघुनाथ शाह। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह किसके समकालीन थे? तो रघुनाथ शाह समकालीन थे औरंगजेब के। औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ये एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, इन्हें दान करना बहुत अच्छा लगता था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। मदन मोहन मंदिर का निर्माण कब करवाया था? 1665 में। 1665 में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर कहाँ है? बेरिया में। कहाँ है? बेरिया में, रांची में। ठीक है, इन्होंने राम सीता मंदिर भी बनवाया था चुटिया में, और ये कब बनवाया था? 1685 में।
ठीक है, आपको याद रखना है। मदन मोहन मंदिर का निर्माण 1665 में बेरिया में करवाया किसने? रघुनाथ शाह ने। और राम सीता मंदिर का निर्माण 1685 में करवाया चोटिया में किसने? रघुनाथ शाह में। ठीक है, और रघुनाथ शाह के गुरु कौन थे? रघुनाथ शाह के धर्म गुरु थे हरिनाथ। कौन थे? हरिनाथ। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वह है एनी शाह। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एनी शाह ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था 1691 ईस्वी में। एनी शाह ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था 1681 ईस्वी में। और इन्होंने इस जो राजधानी थी उसे सतरंजी ले आया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सतरंजी लाने वाले कौन है? एनी शाह है। ठीक है, यदुनाथ शाह ने राजधानी कहाँ ले आए? पालकोट ले आए। ठीक है, पालकोट कहाँ है? गुमला में। ठीक है, यदुनाथ शाह पालकोट ले आए और जगन्नाथ शाहदेव है वे पालकोट भोरो ले आए। पालकोट भोरो और पालकोट दोनों अलग अलग जगह है। ठीक है, पालकोट कौन लाए? जगन्नाथ शाहदेव लाए। और उदयनाथ शाहदेव पालकोट राय यदुनाथ शाहदेव और पालकोट भोरो राय जगन्नाथ शाहदेव। ठीक है, और उसके बाद इसकी राजधानी बनी रातूगढ़, जो अंतिम राजधानी थी। और रातूगढ़ को किन्होंने लाया? तो उदयनाथ शाहदेव ने। उदयनाथ शाहदेव ने नागवंश की जो राजधानी थी उसे पालकोट भोरो से बदलकर रातूगढ़ ले आए। ठीक है, रातूगढ़ कहाँ है? रांची के काफ़ी करीब है। ठीक है, रांची से लगभग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इसके बाद हो जाता है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नागवंश के अंतिम शासक कौन थे? और नागवंश के अंतिम शासक है चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव। इसे आप कैसे याद रखिएगा? चिंतामणि, इतना चिंता करते थे मणि का कि उन्होंने शरण ले लिया नाथ का। इतना चिंता करते थे मणि का कि वो शरण ले लिए नाथ का। ठीक है, यानी नागवंश के अंतिम शासक हुए चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। आप कभी मत भूलिएगा, नागवंश के अंतिम शासक कौन है? जो सबसे ज़्यादा चिंता कर रहा था, चिंता करते करते नाथ का शरण ले लिया। ठीक है, तो चिंतामणि शरणनाथ सहदेव जो थे वह अंतिम शासक थे नागवंश के। ठीक है, नागवंश यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्लामू का रक्सेल वंश और प्लामू का चेरो वंश। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।